तो जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः अपने आपके YouTube चैनल ई शिक्षा संवाद में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जूम क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस चलती है और रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जाता है। आई होप आपने जो सुबह का वीडियो है फर्स्ट पेपर का उसको आपने जरूर देखा होगा। आज की डेट से ही सुबह हमने जो है यूजीसी फर्स्ट पेपर की स्टार्ट कर दिया है। पेपर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया और फर्स्ट में स्टार्ट करने के बाद मैंने इंडियन लॉजिक को ही उठाया है। क्यों उठाया? क्योंकि अभी हम जो अपने सब्जेक्ट है एजुकेशन में हम फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। फिलॉसफी के साथ साथ जब आप पेपर फर्स्ट में भी देखते हैं तो पेपर फर्स्ट में भी इंडियन लॉजिक आते हैं, तो वहां पे न्याय फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जब कभी न्याय फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो उसमें प्रमाणों की बात करेंगे। फिर साथ ही साथ हम यहाँ पर जितने भी प्रमाण बताए गए छह के छैयों के प्रमाण उनको बहुत डीप से बताने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए या कॉल करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ही सभी के क्वेश्चन सभी के डाउट्स यहीं पर रहते हैं। सरफेस सरफेस सब लोग पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि सरफेस एरिया आप पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मतलब सरफेस एरिया पढ़ने से अब काम चलने वाला नहीं है, अब उसके अंदर की बातों को बताना है। जैसे मैंने सुबह बताया था ना कि नॉलेज नॉलेज दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है, एक मेमोरी होता है। मेमो और एक्सपीरियंस जो है आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल होता है और एक अनरियल होता है। फिर रियल और अनरियल में क्या क्या होती है, तो उसमें उसमें मैंने बताया था ना पूरी की पूरी अच्छे तरीके से कहानी बताई कि न्याय फिलॉसफी क्यों आई, किस लिए आई, किसने लाया, क्या कारण था लाने का, सब के सब डिट्टो हम बताते चले जा रहे हैं। तो जिन लोगों को अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं यूजी सेट की, तो वह लोग भी क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, जिसमें मीमांसा दर्शन वो वैशेषिक दर्शन आता है। क्या आता है? वैशेषिक दर्शन। ठीक, वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो वैशेषिक दर्शन में सबसे पहले ये किसकी जुड़वा बहनों या जुड़वा की बात करें ना, सबसे पहले सांख आता है। सांख का जुड़वा कौन है? योग माना गया है। फिर न्याय आता है, न्याय का जुड़वा कौन है? वैशेषिक आता है। उसी प्रकार मीमांसा का जुड़वा वेदांत होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सांख पढ़ लिया है, योग पढ़ लिया है, न्याय पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में 6 बजे वाली में, वैशेषिक आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद मीमांसा बचेगा, मीमांसा कल की डेट में खत्म हो जाएगा। ठीक, वेदांत हम लोग पढ़ चुके। फिर एक दिन क्या करेंगे, एक दिन कंपैरेटिव पढ़ाएंगे 6 के 6 योग। ठीक है, 6 के 6 फिलॉसफी को कॉम्पिटिटिव वे में लेके चलेंगे, जिसमें आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाने, कहीं पर कोई डाउट होना ही नहीं। मात्र एक दिन जिस दिन कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे उस दिन आपके डाउट भी लेंगे और आप पूरा का पूरा कंपेयर करके पढ़ा देंगे, ताकि कहीं कोई डाउट अब इसमें बचे ना आपका। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीजें मिल रही। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे इनका। क्या करेंगे, हमने जितने भी फिलॉसफी जितने भी दर्शन पढ़ाए हैं सब में इंट्रो दिया है ना, तो इसमें भी इंट्रो देना लाजमी है। तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि न्याय दर्शन जो है ये न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कहलाता है। ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसी नाम से विख्यात है। क्यों? क्योंकि ये न्याय दर्शन का जुड़वा है। अब जुड़वा होने से बल्कि वैशेषिक दर्शन का नाम न्याय के बाद लिया जाता है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का नाम जो है न्याय के बाद लिया जाता है। लेकिन अगर आप इतिहास को उठाकर देखें, हम लोग इतिहास को उठाकर देखें पढ़ें, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि यह जो है न्याय से भी अधिक प्राचीन दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें इसमें इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम हम आपके सामने लेने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं। इन्होंने इसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी प्राचीन दर्शन माना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन है। ठीक, जब इतनी बात आई तो इनके नामकरण की सबसे पहले इनका नामकरण क्यों पड़ा? वैशेषिक पड़ा। ठीक है, वैशेषिक क्यों पड़ा इसकी बात जानेंगे। तो वैशेषिक इसलिए पड़ा क्योंकि इस दर्शन में वैशेषिक नाम क्यों पड़ा, इस पर हम बहुत ज्यादा विवाद होता है। कुछ
कुछ लोग अलग अलग तरीके से मानने वाले। तो इसमें कहा गया कि विशेष को एक पदार्थ, क्या कि विशेष जो होता है, विशेष को एक पदार्थ मानने के कारण इसे वैशेषिक कहा गया है। ठीक है, मतलब कि किसी पदार्थ को विशेष मानना ही वैशेषिक कहा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ, एक पदार्थ को विशेष मानना ही इन्होंने वैशेषिक कहलाया है। लेकिन कुछ इनके अलग महत्व को जाते हैं। इसमें कहते हैं कि पदार्थों के विशेष मतलब पदार्थों की विशेषता के महत्व देते हैं, इसलिए इसको वैशेषिक कहा गया। कुल मिला के यहाँ पर पदार्थ से रिलेटेड है। ठीक है, पदार्थ से रिलेटेड कुल मिला के ये कहा है कि एक पदार्थ का क्या बता रहा है, ये एक पदार्थ के कारण जो विशेष कर रहा है, मतलब किसी एक पदार्थ की विशेषता को जब कोई बताए तो वो आपका वैशेषिक हो जाएगा, या फिर किसी एक पदार्थ की विशेषताओं के महत्व को बताए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा। लेकिन सांख्य और आदि सब लोग इसके जो है इसके पक्ष में आए और उन्होंने कहा कि वैशेषिक का महत्व मुख्य रूप से पाणिनि, मतलब कि एक पाणिनि आप लोगों ने सुना होगा नाम ना, किसने सुना है पाणिनि, नाम बताइए। तो संस्कृत का व्याकरण लिखा था। हाँ, संस्कृत के व्याकरण कर्ता जो थे पाणिनि महोदय थे। उसी प्रकार दर्शन की अगर बात करेंगे तो ये भी जो है उसी प्रकार प्रसिद्ध है, कणाद। ठीक है, अब कणाद का नाम, अब जब कणाद का नाम आया तो ये इनके फाउंडर होंगे, प्रवर्तक होंगे। ठीक है, प्रवर्तक, तो प्रवर्तक कौन है इनके, कणाद है। ठीक, कणाद के बारे में कोई कुछ जानता है, बताइए आप सभी में से कणाद के बारे में कोई जानता है थोड़ा बहुत, किसी ने पढ़ा है कोई कणाद जी के बारे में। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन में अगर हम पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि कणाद। कौन है, महर्षि कणाद। ठीक, महर्षि कणाद महोदय है। अब इनको मतलब इनके लिए एक प्रसिद्ध ये था कि ये जो कणाद नाम क्यों पड़ा इनके, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ म्यूट कर, सब म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, कणाद की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, कणाद, ये महर्षि कणाद की बात करेंगे तो इनका नाम कणाद कैसे था, ये जो है खेतों से जो है अन्न को उठा उठा कर खाते थे। ठीक है, खेतों से बिन बिन कर उठाते थे, मतलब एक एक कण को उठाते थे, कभी किसी को वेस्ट नहीं जाने देते, तो इनको कणाद कहा गया। लेकिन इनका वास्तविक नाम या कहें असली नाम, ठीक है, इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था उल्लूक। ठीक है, इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम था, वास्तविक नाम था उल्लूक था। अब बात आती है कि इन्होंने करा क्या था, तो कणाद महोदय ने परमाणु शास्त्र की रचना करी थी। याद रखिए, जब कभी क्वेश्चन आएगा कि परमाणु शास्त्र की रचना किसने करी थी, तो आप बता सकते हैं कि परमाणु शास्त्र की रचना जो है कणाद महोदय ने या उल्लूक महोदय ने करी थी। अब इनकी विशेष रचना क्या थी, इनका पहला प्रामाणिक ग्रंथ क्या था, तो इनका पहला प्रामाणिक ग्रंथ था वैशेषिक सूत्र। क्या था, वैशेषिक सूत्र। ठीक, वैशेषिक सूत्र था आपका इनका। जब इनका वैशेषिक सूत्र था तो इसी के ऊपर क्या लिखी गई, टीका लिखी गई। ठीक है, टीकाएं पूछी जाती है, इसलिए याद रखना टीकाओं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो जो टीका लिखी गई थी उस टीका का नाम था, ठीक है, उस टीका का नाम था पदार्थ धर्म ग्रंथ। पदार्थ धर्म संग्रह, सॉरी, पदार्थ धर्म संग्रह। ठीक है, पदार्थ धर्म संग्रह की बात। अब वैशेषिक सूत्र किसने लिखा था, ये कणाद महोदय ने लिखा। लेकिन पदार्थ धर्म संग्रह यह टीका किसने लिखी थी, क्या किसी को पता है, बताएं। नहीं सर। तो ये प्रशस्त पाद जी ने लिखा था। किसने लिखा था, लिखा किसने था, प्रशस्त पाद ने। ठीक है, प्रशस्त पाद। ठीक, ये प्रशस्त पाद जी महोदय जी जो थे, इन्होंने वैशेषिक सूत्र को
बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहला ऐसा टीका ग्रंथ था जो स्वतंत्र रूप से सब चीजों को बता रहा था, वैशेषिक से संबंधित, और वैशेषिक से संबंधित इतनी चीजें बता रहा है, तो इनके अतिरिक्त और टीकाएं लिखी तो गई, लेकिन टीकाओं के लिखने के साथ साथ इनके और भी जो है मिलते नहीं है। सबसे अच्छी चीज टीका यही थी। जब सबसे अच्छी टीका ये थी तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने लिखा, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने लिखा, जिसमें दो लोगों के नाम सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, दो नाम आते हैं। एक उदयनाचार्य की है, ठीक है, दिख रहा है नीचे, हेलो, नीचे दिख रहा है? जी सर दिख रहा है सर। हेलो, एक उदयनाचार्य है और दूसरे हैं श्रीधराचार्य। क्या है? श्रीधरा। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए आप। सर ये वैशेषिक सूत्र के नीचे क्या लिखा है आपने? समझ नहीं आ रहा है। पदार्थ लिखा है, पदार्थ लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा किरणावली किसकी रचना है? क्या है लिखेंगे? किरणावली, किरणावली। इसके वो कौन है राइटर पदार्थ धम्म संग्रह के, एक बार बताना जरा। उदयनाचार्य जी ने किरणावली लिखी थी टीका, ठीक है, कौन सी टीका लिखी थी? किरणावली लिखी थी। और श्रीधराचार्य जी ने क्या लिखा? श्रीधराचार्य जी ने लिखा था न्याय कंदली। क्या लिखा था? न्याय कंदली, न्याय कंदली। क्लियर? ये आपके पदार्थ धर्म क्या बोले सर? पदार्थ धर्म संग्रह के राइटर क्या बताए थे आपने? हाँ, पदार्थ धर्म संग्रह के राइटर ये हैं। ठीक, रचनाकार आपके सर न्याय कंदली भी टीका है। हाँ टीका है। ये टीकाएं जो लिखी गई है, ये टीकाएं इन पर लिखी गई है, ठीक है। ये पदार्थ धर्म संग्रह पर जो है टीकाएं लिखी गई है। तो ये दो लोगों का नाम हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, ठीक है। यस सर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस इनके रचनाकार के नाम पूछ लिए जाते हैं। अब बात यह आई कि इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, तो इनका मेन एम क्या था, इनका मेन लक्ष्य क्या था आने का, या इनका मेन लक्ष्य क्या था भारतीय दर्शन में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इनका लक्ष्य जान लीजिए, ठीक है, लक्ष्य जान लीजिए। लक्ष्य क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए इसमें कहा गया है कि अन्य भारतीय दर्शन जितने थे उनके समान ही वैशेषिक दर्शन का भी लक्ष्य क्या था? लक्ष्य इनका था मोक्ष। क्या था? सॉल्वेशन, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोजना था इनको भी। अब वैशेषिक दर्शनों का आप देखिए ये खोजते कैसे हैं, मोक्ष की अवधारणा क्या बताते हैं। जितनी भी फिलॉसफी आपने पढ़ा है सब फिलॉसफी में केवल मोक्ष की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे मोक्ष की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अन्य भारतीय दर्शन जिस तरीके मोक्ष की बात करते हैं वैसे ये भी मोक्ष की ही खोज के बारे में बताता है। लेकिन मैंने बताया कि सब लोगों का मतलब कि सब लोगों को जाना यहीं पर है मोक्ष में, ठीक है, लेकिन कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आ जाएगा और कोई इधर से आ जाएगा। मतलब कि 6 दर्शन है, 6 के 6 आएंगे। इसी में जैन भी अपनी कहानी बताएगा, इसी में बौद्ध भी अपनी कहानी बता रहा है, और इसी में चारवाक भी अपनी कहानी बता रहा है। मतलब सब लोग मोक्ष ही चाहते हैं, और मोक्ष को रास्ते लेकिन बस अलग है, कोई इस रास्ते जाए, कोई इस रास्ते जाए, तो सब लोगों के रास्ते तो अलग है, लेकिन उद्देश्य केवल एक क्या है? मोक्ष, ठीक है। तो इन्होंने मोक्ष के लिए कहा कि धर्म के ज्ञान से ही जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि धर्म के ज्ञान से, किसके? धर्म के ज्ञान से, ठीक है, धर्म के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्लियर है यहाँ पर?
क्लियर है? अब इनके जी सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इन पे जो क्वेश्चन आता है इनमें जो है अध्यायों में, तो इनमें पहले सूत्र पूछा था कि पहले सूत्र में क्या कहा था, तो इनका पहला सूत्र है, पहला सूत्र, ठीक। तो पहले सूत्र में क्या कहा गया था, तो पहले सूत्र में इन्होंने धर्म संबंधी व्याख्या करी थी। क्या करी थी? धर्म की व्याख्या करी थी। फिर दूसरे सूत्र में क्या करा था? दूसरा सूत्र, ठीक। दूसरे सूत्र में इन्होंने क्या बताया था? दूसरे सूत्र में इन्होंने बताया था कि जिससे ज्ञान का उदय हो और मोक्ष की सिद्धि हो वही धर्म है, ठीक है। दूसरे ज्ञान में इन्होंने क्या बताया था कि यथार्थ ज्ञान, मतलब कह रहे जिससे यथार्थ ज्ञान और मोक्ष की सिद्धि हो वही धर्म है। क्या बोला था? यथार्थ ज्ञान, ठीक है, यथार्थ ज्ञान बोला था। और क्या बोला था? मोक्ष की, मोक्ष की सिद्धि, ठीक है। यथार्थ ज्ञान और मोक्ष की सिद्धि। अब देखिए, यथार्थ ज्ञान और मोक्ष की सिद्धि के लिए इन्होंने कहा कि सिद्धि हो, ठीक है, सिद्धि हो तो वही क्या कहलाएगा? वही धर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही धर्म कहलाएगा। पहले में धर्म की व्याख्या करिए, दूसरे में उन्होंने बताया कि यथार्थ ज्ञान और मोक्ष की सिद्धि करनी है, तो इन्हीं दो को जो करेगा वही तो धर्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इनका नाम थोड़ा सा अलग दिया, यथार्थ ज्ञान को इन्होंने अभ्युदय बोला है, ठीक, अभ्युदय बोला है। और मोक्ष की सिद्धि को इन्होंने क्या बोला है? ठीक, या मोक्ष को इन्होंने निश्रेयस बोला है, ठीक है। मोक्ष को इन्होंने क्या बोला है? निश्रेयस, ठीक है। क्या बोला है? निश्रेयस, ठीक, निश्रेयस बोला है मोक्ष को, जबकि यथार्थ ज्ञान को अभ्युदय बोला है। क्लियर? यहाँ पर इतनी सर अभ्युदय का मीन्स? अभ्युदय का मतलब जो वो अभ्युदय का निकले, मतलब? जिसका जो जिसका विकास हो या जो प्रकाशित हो, यथार्थ ज्ञान, इसीलिए इसको यथार्थ ज्ञान बोला गया कि जो दिखाई दे हमें, ठीक है। यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है जो ऐसा ज्ञान जो हमें दिखाई दे, ठीक है। सर कॉन्क्रीट बोल सकते हैं इसको? क्या? नहीं, कॉन्क्रीट तो जीतना हो रहा है। वो जीतना अलग होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट केवल जीतना रियल होता है। नॉलेज के बारे में आप जानो, ये ज्यादा नहीं आएगा। रियल नॉलेज पूछा जाएगा और सॉल्वेशन को निश्रेयस, तो ये तो हिंदी में अगर पूछ लेता है तो ये इसकी बात बताए। यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो बनना था यहाँ से पहले धर्म से कि पहले सूत्र में क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे पहले सूत्र में धर्म की व्याख्या गई है। दूसरे सूत्र में क्या कहा है? दूसरे सूत्र में इन्होंने यथार्थ और मोक्ष की सिद्धि हो, मतलब यथार्थ ज्ञान आपको मिले और मोक्ष की सिद्धि हो, उसी को धर्म कहा है इन्होंने, उसी को क्या कहा है? धर्म कहा है, ठीक है। अब इन्होंने तीसरे सूत्र में, तीसरा सूत्र इंपॉर्टेंट होता है, तीसरे सूत्र में इन्होंने कहा कि धर्म का प्रमाण जो है वेदों को माना है। धर्म का प्रमाण इन्होंने क्या माना है? वेदों को माना है। इन्हें में तीसरे सूत्र में लिखेंगे, तीसरे सूत्र में इन्होंने बोला है धर्म का प्रमाण, ठीक। धर्म का प्रमाण किसको माना है? वेदों को माना है, ठीक, वेदों को माना है यहाँ पर। तो ये तीन सूत्र से ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। क्लियर है? बताओ। यस सर। ना Yes, यहाँ पे sir. इतनी चीजें जहां से Yes, sir. क्वेश्चन बन सकता है मैं वहां से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से इन केस अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बता सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार वैशेषिक सूत्र में पहले सूत्र में धर्म की व्याख्या करिए, दूसरे सूत्र में बताया गया है कि यथार्थ ज्ञान और मोक्ष अगर आपको चाहिए तो वही, अगर इन दोनों की चीजों को आपको चाहिए तो वही धर्म कहलाता है। कि पूछता है ना कि धर्म की व्याख्या की, तो धर्म की व्याख्या करने दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि धर्म जो होता है ये अगर आपको यथार्थ ज्ञान हो जाए और मोक्ष की सिद्धि हो जाए तो इसी को धर्म कहा गया है।
क्लियर, इतनी चीजें कहा। तीसरे में पूछा गया कि धर्म, आखिर आप पहले में धर्म की बात करें, दूसरे में धर्म के बारे में बता दिया, लेकिन ये धर्म का प्रमाण क्या होगा, तो प्रमाण के लिए उन्होंने तीसरे सूत्र में बताया है। क्लियर इतने पॉइंट? यस सर। ठीक, लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि अगर मैंने इससे पहले बताया कि न्याय और वैशेषिक दोनों जुड़वा हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आखिर किस प्रकार जुड़े ये भी जान लेते। तो यहाँ कहता है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन जो समान विचारधारा को मानते तो है, लेकिन दोनों का उद्देश्य भी एक है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन की मोक्ष की प्राप्ति करना। जब जीवन के मोक्ष की ये प्राप्ति भी करते हैं, सब कुछ समान है, तो ये दुखों का मूल कारण क्या मानते हैं, अज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं ये दुखों का मूल कारण, बताओ? अज्ञान। अज्ञान अज्ञान बोलते हैं ना दुखों का मूल कारण, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दुखों से निवृत्ति के लिए इन्होंने मोक्ष से बात करी। इन्होंने कहा है कि दो, अब देखिए, अब यहाँ पर बताते हैं, कह रहे कि दोनों ने ही ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक, इंद्रियों को महत्वपूर्ण बताया। जब अब देखेंगे कि न्याय दर्शन में ज्ञान के लिए कितने प्रमाण माने हैं, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान शब्द। एनालॉगी किसको कहते हैं, बताओ जरा, एनालॉगी? सर उपमान को, ठीक है, उपमान एनालॉगी कहते हैं। और टेस्टिमनी किसको कहते हैं, शब्द को। हाँ, वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं ना ये। लेकिन अब जब ये चार प्रमाण मानते, वहीं पर अब अंतर देख लीजिए, जो है न्याय फिलॉसफी चार प्रमाण मानता है, वहीं जबकि वैशेषिक दर्शन जो है प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो प्रमाणों को ही महत्व देता है। कितने प्रमाणों को महत्व देता है, मात्र दो प्रमाणों को, प्रत्यक्ष और अनुमान, दो ही प्रमाण। अब देखिए दोनों में संबंध बता दिए, दोनों में अंतर भी बता दे रहे हैं कि भाई न्याय दर्शन जो चार को मानता है, जबकि वैशेषिक केवल दो प्रमाणों को मानता है। अब न्याय दर्शन जो है, इसमें टोटल 16 पदार्थों की हम लोगों ने बात करी थी कि नहीं करी थी, 16 के 16 बताए थे क्रम से, तो याद रखिएगा उसमें 16 पदार्थों की बात करते हैं, जबकि इसमें हम लोगों ने कितने पदार्थों की बात करेंगे, 7 पदार्थों की। याद रखिएगा इसमें जो है पदार्थों की अगर हम बात करेंगे, इसमें पदार्थों की संख्या 7 है। 7 पदार्थों की विशद व्याख्या इसमें कही जाएगी, ठीक है। अब इसमें कही गई है, तो जिसमें जो है बताया गया है कि 6, अब पदार्थों की बात बताएंगे तो इसमें लिखना भी पड़ेगा हम लोगों को ना। अब लिखने के बाद हम लोग इसको साफ कर दें, बताओ? यस सर। थोड़ा सा छूट रहा है ये भी, न्याय कर बोले, ठीक है। अब वहां पर न्याय फिलॉसफी हम लोगों ने 16 पदार्थों की बात करी थी, तो पदार्थ की बात तो यहाँ पर भी करेंगे। अब इसमें पदार्थों की बात हम लोग यहाँ पर भी करेंगे और इससे रिलेटेड चीजों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। चलिए, अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं 7 पदार्थों की बात करेंगे, तो 7 पदार्थ इसमें क्या होंगे, 7 पदार्थों की जब हम बात करेंगे तो 7 पदार्थों में मुख्य रूप से देखिए, इसमें जो है पदार्थ लिख देते हैं, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 7 माने हैं। 7 को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ठीक है, 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में एक भाव पदार्थ होता है और जो है एक अभाव पदार्थ होता है। एक होता है भाव पदार्थ, ठीक है, और दूसरा होता है अभाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। ये दो होता है। भाव पदार्थ में टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इसमें 1 होता है। अब 6 कौन कौन से होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5,
6। ठीक, अब देखिए इसमें 1 लिखना है ना। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर जो जो होते हैं उनके नाम भी हम लोग को सबसे पहले आए। तो सबसे पहले कौन से होते हैं? द्रव्य होता है। क्या होता है आपका? द्रव्य होता है, जिसको द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, सब्सटेंस होता है। दूसरे नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे आपका होता है गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी होती है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है आपका? तीसरे नंबर पे जो होता है आपका कर्म होता है। कर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। कर्म होता है, कर्म को बोलते हैं एक्शन होता है आपका। क्लियर, एक्शन होता है। फिर चौथे नंबर पे आपका क्या आता है? चौथे नंबर पर हम लोग बोलते हैं सामान्य। ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरली। ठीक, जनरली बोलते हैं हम लोग, जनरलिटी। जनरलिटी होता है। ठीक है, जनरलिटी होता है। फिर आपका पांचवें नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं विशेष। ठीक, विशेष है। विशेष को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरिटी। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरिटी। ठीक, पर्टिकुलरिटी होती है आपकी। ठीक है, फिर आपका छठवें नंबर पर जो होता है, 6 नंबर पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग समवाय। क्या बोलते हैं? समवाय होता है। ठीक, समवाय को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं इनहेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, इनहेरेंस बोलते हैं हम लोग। फिर अब जो लास्ट में जो वो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाव। जो 7वें नंबर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाव बोलते हैं, जिसको नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन नॉन एग्जिस्टेंस होता है आपका। क्लियर, यहां पर इतनी चीजें। ठीक है, तो ये हो गई इतनी चीजें। अब मुख्य रूप से इसमें और भी चीजें, और भी चीजें इसमें है जिसमें हम लोग देखते हैं। तो अगर पदार्थों की बात करेंगे तो पदार्थों की बात में और भी चीजें हम लोग को पढ़ने को मिल, जैसे अरस्तु है। अरस्तु ने अगर पूछा जाए तो अरस्तु ने मुख्य रूप से 10 पदार्थ माने हैं। लिख लीजिएगा, अरस्तु ने कितने पदार्थ माने? तो अरस्तु ने 10 पदार्थों को माना है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों को पढ़ने को मिलता नहीं कभी जल्दी, लेकिन जब कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है तो मिल जाता है किताबों में, बहुत कम। ठीक है, सब जगह पहली बात तो वैशेषिक दर्शन ही उपलब्ध नहीं होता है पढ़ने को हम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाता है तो हम उसका भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सर 1 मिनट, ये लिखने दो इधर वाले। सर इसमें आप मूल कारण तो वो अज्ञान बोले थे ना? हाँ, वैसे मूल कारण का अज्ञान है। दुखों का मूल कारण ना? हाँ जी। ठीक, अब यहाँ पर जब इतनी बातें कर ली तो अब हम लोग बात करेंगे, ये पूरा का पूरा मेटाफिजिक्स रिलेटेड जितनी बातें थी, मेटाफिजिक्स रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, पूरी चीजें क्लियर है? जी सर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी तरफ करते हैं हम लोग बात नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो मेटाफिजिक्स की तो बात हो गई, अब आते हैं इपेस्टोलॉजी की तरफ। किस पे आते हैं? इपेस्टोलॉजी की तरफ आते हैं कि इपेस्टोलॉजी में देखिए क्या क्या चीजें कही गई हैं, उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करते हैं। सर अरस्तु के पदार्थों का नाम नहीं बताया है? बताया है, लेकिन उसका ज्यादा प्रयोग नहीं है, उसका नाम नहीं बताने तो बता सकते हैं उसके नाम भी। जैसे उन्होंने माना है द्रव्य, माना है गुण,
परिमाण माना है, संबंध सर, माना बोल है, दीजिए। स्थान, काल, स्थिति, सक्रियता। तो ये 10 प्रमाण उन्होंने बोले हैं जो कि एग्जाम में कभी आते नहीं ना कभी पूछे जाते। इसकी फोटो हम ग्रुप में भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है ना? सर। हेलो, आवाज आ रही? हाँ सर। ठीक है, ग्रुप में भेज जी देंगे। सर, आ रही है। अब इपेस्मोलॉजी से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक, इपेस्मोलॉजी से हम लोग बात करेंगे। तो इपेस्मोलॉजी में इन्होंने क्या कहा है, ज्ञान। इन्होंने कहा है कि वैशेषिक दर्शन ने 7 पदार्थों के महत्व को माना है, जिसमें से 6 को इन्होंने भाव बोला है और एक पदार्थ को इन्होंने अभाव पदार्थ बोला है। तो वैशेषिक में टोटल 7 पदार्थ होते हैं, 7 के सातों की बात करी थी ना। अब इसके बाद इन्होंने द्रव्य के बारे में क्या होता है, द्रव्य इन्होंने बताया है कि गुण और कर्म का आधार समवायी कारण होता है। ठीक है, द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्वतः गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी आश्रय स्वरूप दिखाता है। द्रव्य क्या होता है, किसी पर भी आश्रित रहता है। यहाँ पर ये बताया इन्होंने कुल मिलाकर कहा जाए कि गुण और धर्म जिस आधार में रहते हैं वह द्रव्य कहलाता है। एक लाइन में आप बता सकते हो कि गुण और कर्म जिस आधार में रहते हैं उसको हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने द्रव्य की जो है 9 प्रकार बताए हैं। द्रव्य के कितने प्रकार बताए हैं, द्रव्य की अगर हम बात करेंगे तो द्रव्य के इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। अब ये 9 प्रकार ही इंपॉर्टेंट है। 9 सर, धर्म बोला था या कर्म बोला था आपने? हमने बोला है गुण और कर्म जिस आधार में रहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, गुण और कर्म। गुण और कर्म, ठीक है, जिस आधार पर रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। अब द्रव्य के इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 9 प्रकार कौन कौन से हैं जरा आप देख लेते हैं। एक, ठीक है, पहले नंबर पे पृथ्वी है आपकी। ठीक है, पहले नंबर पे क्या बताया है, पहले नंबर पे इन्होंने पृथ्वी बताया है। ठीक है, पहले नंबर पे पृथ्वी है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे आपका जल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जल है और तीसरे नंबर पर आपका क्या है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर, आ रही है। इसमें जो है क्रम की बात तो कभी आती नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रथम 5 जो है वो पंच महाभूत कहलाते हैं। तो पंच महाभूत में कौन कौन सा आता है, पृथ्वी, जल, वायु, जल के बाद क्या आता है, जल, वायु, अग्नि। वायु के बाद नंबर 4 पे क्या आता है, अग्नि आती है। अग्नि के बाद नंबर 5 पे क्या आता है आपका, आकाश। और क्या, ये जो 5 होते हैं इनको क्या बोला जाता है, पंच महाभूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच महाभूत। हाँ, पंच महाभूत है आपके। ठीक है, ये क्लियर, ये 5 जो होते हैं इनको 5 को पंचभूत या पंच महाभूत कहलाते हैं। ठीक है, ये पंच महाभूत है तो इनके नाम है। इसके बाद 6वें नंबर पे क्या आता है, 6वें नंबर पर आपका आता है दिक आता है। क्या आता है, दिक आता है। दिक को हम लोग इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। और आकाश को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ सर? आकाश भी तो स्पेस ही होता है। नहीं, आकाश स्पेस नहीं होता। स्पेस का मतलब हो गया अंतरिक्ष एक तरीके से। ईथर होता है इसको इंग्लिश में ईथर बोला है। ठीक है, और सबको तो जानते हैं आपका फायर, एयर, दिशा बोलते हैं क्या, वाटर, क्या बोला आपने सर? दिशा बोल सकते हैं दिक को। दिक के बाद आता है आपका काल। काल को हम लोग टाइम बोलते हैं।
ठीक है, टाइम बोलते हैं। फिर इसके बाद 8 नंबर है, 8 नंबर पे जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मा। क्या बोलते हैं, आत्मा, आत्मा बोलते हैं। 9 नंबर में जो है उसको मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मन। आत्मा और मन, आत्मा को क्या बोलेंगे, आत्मा को सॉल भी बोलते हैं और आत्मा को सेल्फ भी सोल। बोलते हैं हम लोग। सोल। क्या बोलते हैं, सेल्फ भी बोलते हैं, सेल्फ। मन को माइंड, ठीक है, माइंड सर बोलते हैं। दिख इतनी नहीं चीज रही क्लियर है। सर। सर दिख नहीं रही है बोर्ड, वो ओके मतलब नीचे। ओके 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 ओके। क्लियर, चलिए इतनी चीजें होती हैं, बताइए क्लियर ये। हेलो, हेलो, आवाज आ रही, जी सर। जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है ना। यहाँ पर ये इन्होंने नौ नौ द्रव्य माने थे, इन्होंने द्रव्यों के प्रकार माने थे ना, तो द्रव्य को यहाँ बता दिया। अब इन्होंने कहा है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ठीक है, क्या माने, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। याद रखिएगा, पृथ्वी को, जल को, तेज क्या होती है, तेज क्या बोलेंगे, अग्नि, तेज क्या बोलेंगे, हाँ अग्नि जी जी और सर। वायु। इन चारों को इन्होंने क्या बोला है, यहीं पर ध्यान देना है। इन्होंने इन चारों को बोला है परमाणु तत्व, परमाणु नियत, नित्य है। ठीक है, ये पूरे के पूरे परमाणु, ये जितने भी द्रव्य की हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे परमाणु है। अब इसमें कोई नित्य है, कोई अनित्य है। नित्य है, जो नित्य का मतलब जो स्थिर है, ठीक है, क्या है आपका, स्थिर है, नित्य है। और इन्होंने बोला है कि आकाश जो है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं, पृथ्वी है, जल है, तेज है और वायु है, तो इन्होंने बोला कि ये वायु के परमाणु नित्य हैं और उससे बने कार्य द्रव्य नित्य अनित्य है। मतलब इन्होंने कहा कि आकाश नित्य, सर्वव्यापी और अप्रत्यक्ष है। ठीक है, रुकिए, एक लोग की कॉल आ रही। इन चारों को क्या कहा सर ने, नित्य, परमाणु नित्य, परमाणु नित्य, परमाणु। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतनी चीजें थी। इतनी चीजें क्लियर हुई ना कि यहाँ पर जो भी चीजें बता रहे हैं हमें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो यहाँ पर कुल मिला के इन्होंने जो परमाणु है, इन्होंने इसको नित्य माना है। आकाश को इन्होंने नित्य भी माना है, सर्वव्यापी भी माना है और अप्रत्यक्ष भी माना है। मतलब आकाश, क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा द्रव्य का प्रकार है जो नित्य भी है और सर्वव्यापी, नित्य है मतलब जो स्टेबल हो, जो बदलाव ना हो जिसमें। फिर बोला सर्वव्यापी बोला है, ठीक है, ऑल हो जिसमें, ठीक है, सभी ऑल। और तीसरा बोला इन्होंने अप्रत्यक्ष हो, ठीक है, अप्रत्यक्ष हो। ये तीन इसके वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जबकि इन्होंने दिक और काल को अप्रत्यक्ष बोला है, ठीक है, दिक और काल को क्या बोला इन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से बोला है इन्होंने। इतनी चीजें हैं। फिर इसके आत्मा, आत्मा को उन्होंने नित्य, व्यापक और चेतन का आधार बताया है। क्या बताया आत्मा को, ये पॉइंट लिखना जरूरी है ना। इसको बोलेंगे नित्य, व्यापक और चेतन।
का आधार। ठीक है, ये बताया आपको। फिर लास्ट में जो बचता है माइंड, मन। मन को इन्होंने बोला क्या है? मन को एक अगोचर अणुद्रव्य माना है। मतलब एक अगोचर का मतलब जो है मन हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, इन्होंने मन को अगोचर बोला। क्या बोला है? अगोचर। अगोचर जो हमेशा चलता रहता है ना, मन हमेशा विचरण करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है यहाँ पर? बताओ आप सभी लोग। सर आकाश में ये अप्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? आकाश में देखिए, पृथ्वी पृथ्वी हमें दिखाई देगी। पृथ्वी का एक और छोर होगा। एक पृथ्वी ऐसी नहीं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये नाप नहीं सकते, वो हो सकता है। जल का स्तर है, जल के स्तर को भी हम लोग पता कर सकते हैं। वायु का स्तर है, वायु के स्तर को भी हम पता कर सकते हैं। अग्नि, अग्नि के स्तर को भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन आकाश एक ऐसी चीज है जिसके स्तर को हम लोग पता नहीं कर सकते। भाई हम पृथ्वी मतलब ग्रह सर पे, इंफिनिटी है। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। मंगल ग्रह पे आपने सुना होगा अनेक प्रकार के ग्रह, लेकिन आकाश तो सबके लिए एक ही है ना। तो उसका कोई अनंत, उसका कोई अंत है क्या? नहीं अंत है, इसलिए वो अनंत है आपका। ये अनंत है आपका, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष बोला गया है। ठीक है, इसको कोई आंखों से नहीं बता सकता कि यही आकाश, यही यही केवल एक आकाश है। ठीक, और भी ढेर सारे आकाश है, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष बोला गया है आपका। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ। अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने गुण की बात करेंगे। तो गुण भी आप जानते हो, गुण कितने प्रकार के होते, गुण इसमें बताए गए हैं। तो गुण में क्या आएगा? गुण जो है 24 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? गुण की बात करेंगे। गुण की बात जो करी इन्होंने, 24 गुण के प्रकार बताए हैं। 24 गुण के प्रकार में इन्होंने क्या बताया है? हाँ हेलो सर। सर हाँ। इसमें जो ये दिख है वो स्पेस, मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में स्पेस होता है वही है। हाँ वही, उसी को दिक् बोला गया है, जिसको दिक् काल अनंता बोलते ना, दिक् काल अनंता। जी। तो ये हमारे परम ब्रह्म को ही बोला गया है। परम ब्रह्म को दिक् काल अनंता बोलते ना, इसीलिए वो आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे गुण की जो बात करी है, गुण इनके क्वालिटीज को 24 क्वालिटी बताइए, जिसमें आपका रूप है, देखिए रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये चार हो गए। फिर शब्द है, संख्या है, फिर परिमाण है आपका, और फिर पृथक्त्व है आपका, जिसमें अलगाव होता है। ये चार चार 8 हो गए। फिर लास्ट में संयोग है, विभाग है, परतत्व है और अपरत्व है, ये हो गए 12 हो गए। फिर बुद्धि है, फिर सुख है, दुख है, द्वेष है, 12 4 16 हो गए। फिर प्रयत्न है, गुरुत्व है, द्रवत्व है और स्नेह हो गया। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए? फिर धर्म और अधर्म की बात करते हैं, तो टोटल यहाँ पे 24 है। तो वहां 24 आपको क्रम या गिनती नहीं, कुछ टोटल ये बताना है कि गुण कितने, तो गुण आप बताओगे 24 गुण की बात इन्होंने करी है। बस यहीं पर इतना क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आता है कर्म की बात। ठीक, तो कर्म का तो इन्होंने 5 कर्म जो है 5 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के बताए? टोटल कर्म 5 प्रकार के बताए। इन पांचों के नाम लिख लो। जो लिखने वाला है वो लिखवा दे रहे, जो नहीं लिखने वाला है वो नहीं लिखवा रहे हैं। सर हाँ बोले। वो जो गुण आपने 26 प्रकार बताए वो सिर्फ बता दीजिए, हम लिख लेंगे। वो लिखेंगे आप? हाँ सर, बोल रूप, दीजिए, हम रस, लोग गंध, लिख लेंगे। स्पर्श बोले, उसके बाद बता दीजिए, हम लिख लेंगे। अच्छा, लिखना लिखना शुरू है, करें। लिखवा दे रहे हो तो। जी सर, लिखवा दीजिए। ऐसे तो इसमें बहुत ढेर सारी ये चीजें हैं, इसमें कितना लिखोगे आप? आप परेशान सर ना करा हो, दीजिए। हम सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसका। ठीक है, हिंदी में रहेगा लेकिन पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्लियर है? पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म इन्होंने कितना है? तो कर्म के इन्होंने 5 प्रकार माने हैं। कितने प्रकार माने कर्म के? इन्होंने टोटल 5 प्रकार माने हैं। उन पांचों के नाम भी लिखने। ठीक है, कर्म के 5 प्रकार हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि उत्प्रेक्षण। ठीक है, पहला बोला है इन्होंने उत्प्रेक्षण। ठीक है, उत्प्रेक्षण बोला है
पहला उत्प्रेक्षा बोला है। हाँ तो यहाँ पे पहले उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है, क्या होता है, ऊपर फेंकना। क्या होता है, ऊपर फेंकना होता है। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोइंग अपवर्ड। क्या बोलते हैं, थ्रोइंग अपवर्ड बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में होता है अवक्षेपण। क्या होता है, अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है कि नीचे की ओर फेंकना। क्या होता है, नीचे फेंकना। आवाज मेरी आ रही है आप सभी को, बताओ। जी सर, आ जी रही सर, है। आ रही है, आ रहे। तो अवक्षेपण में क्या होता है, अवक्षेपण में होता है नीचे फेंकना, नीचे फेंकना। अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। गोइंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूवमेंट। अच्छा, डाउनवर्ड मूव। ठीक, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट में होता है आकुंचन होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आकुंचन। ठीक, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना या सिकोड़ना। क्या होता है, सिकोड़ना। क्या होता है, सिकोड़ना। ठीक है, सिकोड़ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन होता है आपका। ये इंग्लिश में सिकोड़ना को कंट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, आकुंचन को। ठीक है, हिंदी में आकुंचन बोलते हैं। फिर इसके बाद चौथा जो होता है प्रसारण होता है। क्या होता है, प्रसारण। प्रसारण मिस होता है फैलाना। क्या होता है, फैलाना। फैलाना को अंग्रेजी में लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ना। यस सर। ठीक, फिर आपका अंतिम जो होता है उसको गमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गमन। गमन, गमन का मतलब होता है चलना, चलना। ठीक है, क्या होता है, चलना। ठीक है, चलना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। लोको लोकोमोशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। क्लियर है, लोकोमोशन। सर, हाँ, क्लियर है ये पॉइंट ना। ये जो सर थर्ड वाला जो आकुंचन बताया, कंट्राडिक्शन, सिकोड़ना, जो सिकोड़ना, मतलब कंट्रैक्शन, CONTRACTION, कंट्रैक्शन होता है। क्लियर, मतलब किसी के संस्पर्श में आना। तो इस संपर्क में आना, सिकुड़ना बोलते हैं ना, कि अपने आप को सिकोड़ लेना, सीमित कर लेना, जिसको बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, सीमित कर लेना होता है। जैसे इसमें हाथ पैर का मोड़ना होता है तो वो सिकुड़ना ही का तो अर्थ होगा। अब इसमें इसके बाद जो आते हैं, अब देखिए, पहले पहले हम लोगों ने पदार्थ की बात कर ली, पदार्थ के बाद गुण की बात कर ली, गुण 24 होते, कर्म की बात कर ली, कर्म हमारे 5 होते हैं। अब आता है क्या, सामान्य। क्या आता है आपका, सामान्य आता है। ठीक, सामान्य की बात करेंगे तो सामान्य जो है, इन्होंने सामान्य के मुख्य 3 विचार बताए। एक नामवाद बताया है, एक प्रत्ययवाद बताया है, और एक वस्तुवाद बताया है। क्या बताया है, इन्होंने 3 विचार बताए हैं। ठीक, विचार कितने बताए, 3 बताए हैं। ठीक, विचार जो है 3 बताए। नंबर 1 क्या बताया था, पहले नंबर पे हमने नामवाद होता है।
नामवाद है। दूसरे नंबर पे हमने क्या बोला था, प्रत्ययवाद होता है, प्रत्ययवाद होता है। और तीसरे पॉइंट पे हमने क्या बताया, तीसरे बात में हमने बताया था वस्तुवाद, वस्तुवाद होता है आपका। ठीक है, इतनी चीजें होती है इंग्लिश आपकी। में क्या बोलेंगे? हाँ, पहले नामवाद होता है, दूसरे पे प्रत्ययवाद होता है और तीसरे पे वस्तुवाद होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? किसमें क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखिए, लिखिए नॉमिनिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं, मोनिज्म। हाँ नहीं, नोमिज्म। नोमिज्म। ओके। नॉमिनलिज्म। ठीक, नॉमिनिज्म होता है आपका। फिर दूसरा जो होता है, दूसरे को प्रत्ययवाद बोला था हमने। ठीक, प्रत्ययवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्ययवाद को हम लोग बोलेंगे कंसेप्चुअलिज्म। कंसेप्चुअलिज्म। ठीक, कंसेप्चुअलिज्म होता है। जो तीसरा पॉइंट होता है, तीसरे पॉइंट में देखिए, तीसरे पॉइंट पर हम लोग ने बोला था वस्तुवाद। मैटेरियलिज्म। वस्तुवाद को हम लोगों ने क्या बोला है, बताते हैं। हाँ, रियलिज्म। अच्छा। ठीक, ये बोलते हैं। इन्होंने तीन ये नाम बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। क्लियर? हाँ, क्लियर सर। इन्होंने तीन भेद भी बताए हैं। ठीक है, भेद की बात करेंगे, ये तो सामान्य के विचार थे, फिर इसके भेद भी बताए हैं। भेद क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को उस तरफ जहां पे हम कर रहे हैं? जी सर, दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा होगा, जस्ट सेकंड। तो भेद की बात करेंगे तो भेद इनके जो है तीन बताए हैं। ठीक है, एक इन्होंने पर बताया है, फिर दूसरा बताया है अपर बताया है, और तीसरा परापर बताया है। ठीक है, नाम ऐसे ही है, पहला है पर, दूसरा अपर बताया है और तीसरा बताया परापर। ठीक है, परापर, ये भेद है इनके। सर, इनके मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए, पर का सामान्य अर्थ होता है जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, सबसे बड़ा जो सामान्य होता है, तो उसको सबसे अत्यधिक जो व्यापक चीजें होती है सामान्य रूपों में, उसको हम पर बोलते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बताया है। ठीक है, जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए, जानते हो पर के उदाहरण के लिए बताया सत्ता। ठीक है, बीइंग हुड, इसके लिए बताया है बीइंग हुड। क्या बताया है? बीइंग हुड, HOOD, बीइंग हुड के बारे में बताइए कि सत्ता जो होती है, सत्ता जो है ये पर पे आता है आपका। फिर अपर की जो बात करते हैं, अपर में इन्होंने दिया है दूसरे अपर, इन्होंने अपर को घटत्व पोर्टनेस लिया है। इन्होंने बोला है कि ये हो गया सबसे बड़े या सबसे व्यापक। ठीक है, सबसे व्यापक लिखेंगे, सबसे व्यापक। ठीक है, सबसे व्यापक जो होता है उसको पर बोलते हैं। और दूसरा जो अपर होता है, अपर में इन्होंने कहा है जो सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे सामान्य। ठीक, जो सबसे छोटे सामान्य होते हैं उसको अपर बोला है। और तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बोला है, तीसरा पॉइंट परापर बोला है। ठीक है, परापर बोला है, तो परापर में इन्होंने क्या बोला है, परापर में परापर में इन दोनों को, छोटे बड़े जो दोनों शामिल होते हैं उनकी बात करिए। लेकिन अब एक मूलतः प्रश्न यह उठता है कि सामान्य होता क्या है।
ठीक है। सामान्य होता क्या है, बताओ सामान्य का मतलब क्या होता है। सर नहीं मालूम, और सर इनके एग्जाम्पल भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामान्य का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी एक वस्तु के जब अनेक जातियां होती हैं और अनेक जातियों से उनके नाम को हम पुकारते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सामान्य बोलते हैं। जैसे सभी मनुष्यों को मानव कहते हैं, सभी मनुष्य क्या कहते हैं, मानव कहते हैं। जबकि सामान्य का अर्थ जातिवाचक शब्दों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, जातिवाचक शब्दों से लिया जाता है। सबसे पहले पर के लिए इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल हम लेंगे पर के लिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले कि सत्ता, इन्होंने पर के लिए सत्ता दिया, सत्ता को बीइंग हुड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीइंग हुड बोला इन्होंने, ठीक है। फिर दूसरा बोला अपर, जो सबसे छोटे सामान्य होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे सामान्य के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है घटत्व, पॉटनेस बोला है, क्या बोला है, पॉटनेस, ठीक है, इसको पॉटनेस बोलते हैं, ठीक, पॉटनेस बोला इन्होंने, ठीक। अब पॉटनेस का मतलब होता है कि जो सीमित हो, जो छोटा होगा वो सीमित होगा, और जो सबसे बड़ा है व्यापक है उसको असीमित बता रहे कि जो व्यापक है जिसको नापना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो हो जाता है आपका। फिर इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो सामान्य का उदाहरण होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच को जो मिलाता है, इन दोनों को जो मिलाकर कहते हैं वो परापर कहलाता है आपका, ठीक। लेकिन परापर का इन्होंने बोला है कि द्रवत्व है ना, द्रव मतलब कि उन्होंने बोला कि सत्ता जो होती है द्रव और गुण और धर्म, इन तीनों के मिलन से जो बनता है उसको परापर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सत्ता मतलब कि द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य गुण और कर्म, ठीक, इन तीनों के मेल को परापर बोलते हैं हम लोग। सर ये इसमें जो अपर का है, इसमें जनजातियां आ जाएंगी, जैसे ये फर्स्ट है सत्ता जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, तो जनजातियां दूसरे में। हाँ, कि मनुष्य, जैसे उन्होंने बोला कि ना कि मनुष्य में जाति अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कह रहे हैं कि मनुष्यों को मानव कहा गया है। अब मानव के प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, कितने हैं, तो ये जैसा आपने बोला है बिल्कुल वही उत्तर है आपका, ठीक है, लॉजिक सही है आपका। क्लियर ये पॉइंट, फिर इसमें और भी चीजें, तो यहीं पर इतनी ही चीजें इसमें आती हैं, हम लोग बात करते हैं कुल मिला के, ठीक है। क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ सभी लोग। जी सर। ठीक, अब इससे संबंधित शिक्षा में क्या होता है, तो शिक्षा में इसमें बताया गया कि कोई भी चीजों को, इन्होंने बोला कि शिक्षा में इसकी जो भूमिका होती है, इन्होंने पदार्थों के जानने और समझने के ज्ञान को और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित इन्होंने बताया है कि जब कभी वैशेषिक दर्शन के अनुसार अगर हम किसी भी चीज को पाते हैं तो इन्होंने मन आत्मा को शामिल किया है, किसको, मन और आत्मा को शामिल किया गया, और इनके संबंधों को, इस संबंध से जो बुद्धि होती है उस बुद्धि के माध्यम से ही आत्मा का हम अध्ययन कर पाते हैं। इन्होंने बताया है कि पदार्थों के माध्यम से ज्ञान की अनुभूति होती है तथा क्रिया करने से हम उसे सीख पाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने इनका जो है पदार्थ के गुण कितने बताए थे टोटल इसमें, 24। जी सर 24 पदार्थ 24 है ना, बताओ कितने पदार्थ है इसमें, सबको याद नहीं है, हमने 24 पदार्थ बताए हैं, 7 गुण 7 बताए हैं, जी सर 7 थे भाई 16 पदार्थ तो न्याय में बात करी है, इन्होंने उन 16 पदार्थों को माना है, लेकिन 7 पदार्थ उन्होंने 9 पदार्थों के लिए 7 कहा लिया है। सर अरस्तु द्वारा 10 9 पदार्थ दिए हैं अरस्तु द्वारा 10 अरस्तु द्वारा 10 है ना, इन्होंने कितने पदार्थ माने बताओ, अभी मैंने दिखाया था 10 माने हैं जो सर, पृथ्वी सब थी, अरस्तु ने 10 माने,
सर बताओ। 7 आपने लिखवाया है। सर 7। सर द्रव्य 9 माने हैं ठीक और है, पदार्थ हाँ, 7 माने हैं। पदार्थ जो है 7 माने हैं और द्रव्य जो है 9 माने हैं, जबकि न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या 16 है। तो कुल मिला के न्याय में जी 16 सर। है और वैशेषिक में 7 है। द्रव्यों की संख्या इन्होंने 9 बताई है। क्लियर है इतने पॉइंट। और यहाँ पर जी क्या बताया है, गुण गुण 24 बताए हैं। कर्म की संख्या इन्होंने 5 बताई है। सामान्य के भेद इन्होंने 3 बताए। सामान्य के विचार इन्होंने 3 बताए हैं यहाँ पर। तो इतनी चीजें हो गई। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इन्होंने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बताया है कि जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा कि दुखों के मूल कारण को या अज्ञान मानते हैं और इससे निवृत्ति, इससे निकलने के ही इनका उद्देश्य रहता है। क्लियर ये पॉइंट बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। क्या बोले बताओ। सर इन्होंने ये कुल जो मिला के पद हाँ इन्होंने शिक्षा का हाँ इन्होंने शिक्षा का शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ क्या बोले? सर वही आप जो बोल हाँ जो हमने बोला वही आपने बोल दिया कि इनका शिक्षा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था कि जो है इनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि दुखों से छुटकारा चाहिए और दुखों से छुटकारा के लिए अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान को दूर करने के लिए इन्होंने ज्ञान की बात करी और ज्ञान के लिए इन्होंने पदार्थों की जानकारी करी है। पदार्थों से संबंधित जो इन्होंने 7 पदार्थ बताए हैं उनमें से द्रव्य के बारे में, सब के बारे में अलग अलग बातें इन्होंने बताई है, सब बात करी है। क्लियर है? क्लियर है सबको बताएं? जी ठीक सर। है, क्लियर है ना? अब यहाँ जी पर सर। आज की डेट में आपका वैशेषिक दर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास जो कल की डेट में होगी इसी समय रात को 9 बजे, उस पे हम लोग मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे और वहां पर आपका इंडियन फिलोसफी खत्म हो जाएगा और सुबह जो है मात्र केवल फर्स्ट पेपर पे इंडियन लॉजिक से रिलेटेड ही आपको पढ़ाए जाएंगे वहां पर डीप में। क्लियर है सभी को? जी सर कल क्लास होगी ना? नहीं, कल सुबह 6 बजे फर्स्ट पेपर की होगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन शाम को जो होगी क्लासेस आपकी, शाम को ये मीमांसा दर्शन से संबंधित होंगी क्लासेस आपकी। क्लियर? सर आज शाम को नहीं ना होगी? अब नहीं होगी, अब बस यही होगी, इसके बाद अब शाम को नहीं होगी। ठीक है सर उसकी रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी? किसकी? सुबह वाली। देखिए आप अपने YouTube चैनल पे अगर मुझे आपने सब्सक्राइब किया तो आपको जरूर दिखेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जरूर। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा उसमें। और मिल गया होगा, बहुत से लोगों को मिल गया होगा वीडियो, पता नहीं आपको नहीं मिला क्या? अभी मैंने लिंक नहीं दिया। सर ठीक हमने है, चेक। लिंक नहीं दिया, लिंक देते हैं अभी ना। जी सर। चलिए ठीक है, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आएगा 9 को है, 10 को है, 12 को है, जो होना है वो हो चुका है, परेशान नहीं होना है। ठीक है सर बोले? सर अब ज्यादा लग रहा है। अपर और लेट जितना हो रहा है। तीनों बोले आपने, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश दिया नहीं ज्यादा, बस इसमें मैंने बोला कि जो वो ब्रॉड सेंस में लेते हैं वो आपका पर हो जाता है, जो लिमिटेड सेंस में लेते हैं उसको अपर बोला है, और परापर में जो ब्रॉड और लिमिटेड को मर्ज करता है वो आपका आ जाता है इसमें। ओके सर, ठीक है। हाँ क्या कह रहे सोनाली बताए? सर रिजल्ट जितना लेट हो रहा है ना तो उतना डर लग रहा है, पता नहीं कट ऑफ कितना उसके जाएगा। बारे में मत सोचिए ना, उसके हो बारे में पाएगा कि जितना नहीं। सोचोगे उतना परेशान होगे। आप अपना काम करते रहिए, बस रिजल्ट आएगा चुपचाप देख लीजिए, अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो कोई बात, लेकिन अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, हमेशा रिजल्ट नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन एक नई सीख देकर हमको जाता है और आपको देकर जाता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि नई चीजें सीखने को हमको मिलती हैं। ऐसा नहीं कि हमने भी एग्जाम दिया तो मेरा पहली बार में हो गया था। मेरा भी जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरा भी पहली बार नहीं हुआ था, नेक्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू चलता है। बस वो एक दीवार होती है, पहली बार अगर दीवार टूट गई ना फिर बार बार आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, बस बात इतनी सी रहती है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, कोई परेशान नहीं होना, कोई बहुत अच्छा आएगा जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को, जय हिंद। गुड नाइट सर।
थैंक Good यू night. गुड नाइट सर।